फ्रूलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। लास्ट क्लास में हमने एड्सॉर्प्शन आइसोबार देखे थे। आइसोबार मतलब सेम प्रेशर पे टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। ठीक है, फ्रूलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब क्या होगा? वेरिएशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विद प्रेशर। एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो सेम टेम्परेचर जब हम रखते हैं तो वेरिएशन हम प्रेशर के साथ देखेंगे। प्रेशर चेंज करने पे कैसे वेरी कर रही है चीजें। क्लियर है सबको चीज? तो फ्रूलिश साइंटिस्ट था, उसने ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स बनाए हैं। क्लियर है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, अभी हम देखेंगे भी। तो उसने जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स बनाए उनका क्या रिजल्ट आ रहा था देखना बच्चों ध्यान से। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन को x बाय m से भी डिनोट करते हैं, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। x बाय m से डिनोट करते हैं और x एक्सिस से प्रेशर। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के ग्राफ्स आए। मतलब जब बच्चों लो प्रेशर होता है तो हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। हमने ये पढ़ा था, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। वो भी ऐसा ही रहा है। तो लो प्रेशर रीजन में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, एड्सॉर्प्शन और प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, बढ़ाने पे बढ़ रहा है। लेकिन एक लेवल के बाद बच्चों सैचुरेशन आ जाता है। एक लेवल के बाद क्या आ जाता है? सैचुरेशन। फिर वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। समझ में आ रही बात सबको? फिर वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट। तो ऐसा वेरिएशन आया प्रेशर के साथ। ठीक है, उसने 3 अलग अलग टेम्परेचर्स पे ग्राफ प्लॉट किए थे, अलग अलग टेम्परेचर्स पे एड्सॉर्प्शन देखा है ना। लेकिन एक ग्राफ में तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही है। तो ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स है, हर हर ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, इस ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तीसरा ग्राफ, एक और 3 उसने ग्राफ्स प्लॉट किए, एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं अपने। ठीक है, सबसे कम वाला था कुछ रूम टेम्परेचर के आसपास है ना, 268 केल्विन मान लो, -5 डिग्री सेल्सियस। एक था 249 केल्विन मतलब -24-25 डिग्री सेल्सियस। और एक था 198 केल्विन मतलब -70-75 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन बहुत लो टेम्परेचर्स पे प्रोमिनेंट होता है, दिखता है कुछ कि हाँ हो रहा है। समझ में आ रही बात सबको? फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन तो हाई टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे फिजिसॉर्प्शन होता है ना। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था उस पर। सॉरी। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो 3 अलग अलग टेम्परेचर पे है ग्राफ। ये ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3। इससे भी ये चीज प्रूव हो रही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एड्सॉर्प्शन का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन, प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है थोड़ी देर तक। बाद में एक लेवल आ जाता है तो फिर वो सैचुरेशन आ जाता है, सरफेस भर गई सारी की सारी, फिर एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। भाई सरफेस फिनोमेना ही है ना, सरफेस बढ़ जाएगी तो फिर एड्सॉर्प्शन खत्म हो गया। क्लियर? तो ये जो कर्व्स आए हैं इसको उसने एक इक्वेशन के टर्म में, ठीक है, क्या आ रहा है कि एट लो प्रेशर क्या रिजल्ट आ रहा है? एट लो प्रेशर एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लो प्रेशर रीजन में यहां तक, कुछ यहां तक डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। बाद में हाई प्रेशर पे कांस्टेंट, एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया, या फिर प्रोपोर्शनल टू P की पावर 0, प्रेशर की पावर 0। समझ में आ रही बात सबको? ठीक। तो फ्रूनलिश ने ये उसने एक्सपेरिमेंट कर करके ग्राफ बनाया। उसके बाद उसने ना, मैथ्स उसको बहुत ज्यादा अच्छी से आती नहीं थी, तो उसने गंदी सी इक्वेशन बनाई एक। देखो क्या इक्वेशन बनाई है उसने। x बाय m यानी कि एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू
के सम कांस्टेंट इनटू प्रेशर की पावर 1/n। ये इक्वेशन बनाई है उसने गंदी सी, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसी बनाई है उसने। ठीक है, इस इक्वेशन से उसने यही चीज बोली फिर से कि भाई एट लो प्रेशर, कम प्रेशर पे 1/n की वैल्यू 1 होगी, पावर की वैल्यू 1 होगी। बेसिकली 1/n भी उसने क्यों बोला वो भी नहीं, कुछ आइडिया नहीं है, गंदी सी इक्वेशन बनाई। समझ आ रहा है सबको? डायरेक्ट रिलेशन आ गया, x बाय एम एट लो प्रेशर 1/n की वैल्यू 1, x बाय एम इज इक्वल टू kp, यानी कांस्टेंट इनटू प्रेशर। समझ में आ रहा है सबको? डायरेक्ट रिलेशन, स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ बन रहा है थोड़ी देर के लिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, 1/n की वैल्यू चेंज होनी शुरू हुई, 1 से 0 की तरफ फ्रैक्शन में गई और कम हुई और फिर आके 0 हो गई। बात समझ आ रही है बच्चों सबको? कोई दिक्कत? तो x बाय एम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इस इक्वेशन को बोलते हैं फ्रुंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। गंदी सी इक्वेशन जो उसने बनाई, लेकिन उसने बनाई है तो उसको इज्जत देते हुए हम आज भी उसको पढ़ते हैं, याद रखते हैं। सिर्फ दो पॉइंट है, लो प्रेशर पे डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर पे जाके एडसॉर्प्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। समझ में आ रही है बच्चों? कोई दिक्कत? सो दिस इज इक्वेशन ऑफ फ्रुंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। डायरेक्टली आएगी, स्कूल में भी आती है लिखने के लिए, है ना? लिखने के लिए डिराइव डिराइव तो नहीं कर सकते, पूछ लेंगे क्या है फ्रुंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, क्या रिजल्ट है उसके। ये रिजल्ट है एट लो प्रेशर, adsorption is directly proportional to pressure at high pressure, it has a constant value, है ना? और अभी देखना आपको मेंस में तो आपको बताइए, जेई में तो सब मैथ्स घुसा देते हैं जबरदस्ती की, है ना? तो इसमें क्या मैथ्स घुसाई गई है? इसमें लॉग ले लिया गया है इसका, इक्वेशन का दोनों तरफ, है ना? और कुछ तो आता नहीं, केमिस्ट्री वालों को लॉग ले लिया। स्ट्रेट लाइन बन रही है तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को इतनी मैथ्स तो आती है, केमिस्ट्री वालों को भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना ली। समझ आ रहा है सबको? y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म, है ना? एक इक्वेशन आती है हमें, तो log ऑफ x बाय m, और किसका ग्राफ है ये? log p के साथ, ठीक है? y y एक्सिस पे हमारा log x बाय m है, x एक्सिस पे log p है, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म। समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, स्लोप 1/n की वैल्यू चेंज होती है स्लोप की, इसलिए थोड़ी सी देर के लिए ऐसा इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत? स्लोप 1/n, ये कोई कुछ बोल रहा है? प्रज्ञा, बहुत हल्की आवाज आ रही है, कुछ बोल रहे हो क्या? मेरे को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। सर आप फिर से रिपीट कर सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ, फिर से रिपीट कर दो। तो फ्रुंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रुंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये है x बाय m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो बस जबरदस्ती की मैथ्स लगा दी इसमें, लॉग ले लिया ना दोनों तरफ, log ऑफ x बाय m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, लॉग ले लिया दोनों तरफ। ठीक है प्रज्ञा? और बस यस सर। y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म है, तो log x बाय m और log p का कर्व अगर हम बनाएं, log x बाय m y एक्सिस पे, log p x एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन का फॉर्म है। स्लोप क्या है इसमें? 1/n, इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे? log k, इंटरसेप्ट विद y एक्सिस इज log k। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, बस इस पर आपको मैथ्स मैथ्स खेलनी है, ये जेईई मेंस के क्वेश्चंस में मैथ्स मैथ्स लगा देंगे। देखो कैसे, थर्ड क्वेश्चन देखो सब लोग।
2.47. आगे तो बच्चों बस इसमें मैथ्स लगानी है यार, आपको लॉग ऑफ तो आता ही, आपके बाएं हाथ का खेल है ना, लॉग ऑफ लेना तो बस लगा दो। स्लोप दे रखा है 2, मतलब 1/n की वैल्यू 2 दे रखी है ना। प्रेशर P का वैल्यू दे रखा है 4 और इंटरसेप्ट दे रखा है 0.4771। ऑलराइट, ठीक है। log x by m इज इक्वल टू, स्लोप आपको दे रखा है 2, इंटरसेप्ट दे रखा है, मतलब log k की वैल्यू दे रखी है 0.4771, ठीक है। स्लोप दे रखा है 2। समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। कुछ भी नहीं है मैथ्स है इसमें, तो कुछ केमिस्ट्री तो है नहीं यहाँ पे, है ना। तो a graph between log x by m and log p gives a straight line with slope equal to 2 and the intercept equal to 0.4771. Find the value of x by m at pressure of 418. 418 प्रेशर पे हमें वैल्यू ऑफ x by m निकालना है। क्लियर बच्चों? बस 418 प्रेशर रख दिया, 0.4771 की जगह log 3 रख दो, क्योंकि log 3 की वैल्यू है 2 log 4। 418 प्रेशर पे x by m की वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे? लॉग की प्रॉपर्टीज लगा दोगे 2-4 उठा के, है ना। log 3 प्लस log ऑफ 4 का स्क्वायर और ये log a प्लस log b 3 इंटू 4 स्क्वायर log 48। यहाँ से आ गया x बाय m इज इक्वल टू 48, है ना। मजे में सॉल्व हो गया। बताओ बच्चों, समझ आया सबको? तो कुछ नहीं है, मतलब मैथ्स लगा के क्वेश्चन आ जाते हैं। थ्योरेटिकली तो सिर्फ ये है कि लो प्रेशर पे डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, प्रेशर बढ़ाने में बढ़ रहा है एड्सॉर्प्शन, और हाई प्रेशर पे जाके कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड एक्स बाय एम का मतलब अब मैं बता देता हूँ आपको। मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड एक्स पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेट, है ना। चारकोल पे कितनी गैस एड्सॉर्ब हो रही है वो होता है एक्स बाय एम। क्लियर है तो सबको? तो इसका आंसर वैल्यू ऑफ एक्स बाय एम आ गया हमारा 48। सो एक्स बाय एम इज, कहीं कहीं पे हमें निकालना भी होगा, भी मैं ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको एक्स बाय एम कैलकुलेट करने वाले। कितनी मास, कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई, है ना, किसने करी? एड्सॉर्बेट ने। चारकोल क्या होता था हमारा? एड्सॉर्बेट, है ना। तो 5 ग्राम चारकोल ने, मान लिया 1 ग्राम गैस एड्सॉर्ब हुई, तो 1 ग्राम पर 1/5, 0.2 ग्राम गैस पर ग्राम चारकोल एड्सॉर्ब होगी, दैट इज एक्स बाय एम। समझ में आ रहा है सबको? एक्स बाय एम का मतलब, ठीक है। समझ, एनी डाउट?
एडजॉर्प्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉर्प्शन को, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब अपॉन मास ऑफ एडजॉर्बेट से। क्लियर है बच्चों सबको ये चीज? यस। Adsorption of a gas follows Freundlich adsorption isotherm. F(x) is the mass of gas adsorbed on mass of m. The correct plot of x by m versus p. x by m का p के साथ ग्राफ कौन सा सही है Freundlich के हिसाब से? तो ये ऑप्शन आपने देख लिया, बाकी ऑप्शन नीचे हैं, इन्हीं में से कोई सही आंसर होगा। देखो सब लोग बताओ। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। कम टेम्परेचर पे ज्यादा एडजॉर्प्शन। तो 200 केल्विन वाला ग्राफ ऊपर आ रहा है, समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया। एक बार ये भी कर लो, 11th भी सिमिलर सही है जो हमने अभी किया था उसी, है ना। एक बार करो, इसका आंसर निकालो इसका।
आंसर आया जो इसका? वैसे ही करना जैसे बताया था ना, डेटा भी काफी सिमिलर सही है। So 48. हाँ जी, फिर से 48 आ गया। 0.4 वही सेम ही डेटा है वैसे, तो कुछ खास करना है नहीं इसमें। ये जो फिर से वही है, log x by m is equal to log 3 plus 2 log p। प्रेशर इस बार कितना दे रखा है? 0.04 कितना दे रखा है? प्रेशर इस बार 0.04। तो वही सब मैथ्स लगानी है। 0.04 का इस बार स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये 48 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा, और वही पूछा है डैश इंटू 10 की पावर -4, तो 48 फिर से आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक तो ठीक समझ आ गई थी बात? Okay. और देखो एक टाइप के क्वेश्चंस, एक्स बाय एम अगर मुझे निकालना हो, है ना, कैसे निकालना हो? एक्स बाय एम का मतलब समझ में आ गया, कितनी गैस एब्जॉर्ब हो रही है कितने चारकोल पे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे रखा है आपको कि, या एक सेकंड रुक जाते हैं, एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन भी देख लो साथ साथ, फिर हम करते हैं उसके क्वेश्चन वैसे। एब्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन, एब्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन में भी, जैसे कोई सॉल्यूशन है, मान लिया एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, इसमें हमने चारकोल डाला, चारकोल के साथ इसको शेक किया, तो चारकोल अपनी बॉडी पे, चारकोल अपनी बॉडी पे एसिटिक एसिड को भी चिपका लेता है। ठीक है, तो सिर्फ गैस ही नहीं, ऐसे सॉलिड्स को भी खींच लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है ना, अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन था, उसमें मैंने डाला चारकोल,
थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, कंसंट्रेशन कम हो गई, कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की क्या हो गई, कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि एसिटिक एसिड तो जाके उसकी सरफेस पे बैठ गया। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, तो जो पानी में घुला हुआ था सीएच वो कम हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो व्हेन वी शेक acetic acid solution with charcoal, its concentration decreases, concentration कम हो जाती है ड्यू टू एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन की वजह से। वहां पे फॉर्मूला चिपकाना हो तो वहां पे कई बार है ना ऐसे क्वेश्चंस आए हुए भी हैं, प्रेशर की जगह सी आ गया, कंसंट्रेशन आ गया। प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या टर्म होती है, कंसंट्रेशन, है ना, आप जानते ही हो, एक्टिव मास। ठीक है, इक्विलिब्रियम में भी यूज किया था हमने, या तो पार्शियल प्रेशर यूज करते थे या कंसंट्रेशन यूज करते थे। ठीक है, तो वहां पर हम कौन सी इक्वेशन बना देते हैं, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के सी की पावर 1/m। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? समझ में आ गई सबको बात? ठीक, ओके। अब क्वेश्चन मैं इस पे बना रहा हूँ। ठीक है, 5 ग्राम चारकोल was added to 0.1 molar 500 ml acetic acid solution. After some time, concentration of solution reduces to 0.09 molar. 0.09 molar. Find X by M for charcoal. या find mass of acetic acid adsorbed. Mass of acetic acid adsorbed per gram of charcoal. करो बच्चों ट्राई इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। सोचो क्या करेंगे। एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60। बहुत आसान क्वेश्चन है।
आया आंसर पूछो किसी का। आया बच्चों आंसर किसी का? बहुत आसान है, अरे तो है ना, कितना मास एब्जॉर्ब हुआ चारकोल एसिटिक एसिड का, यही तो निकालना है बस। कितना होगा, सीधे वही मोल्स एब्जॉर्ब निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? मोल्स एब्जॉर्ब। ठीक है, मोल्स एब्जॉर्ब निकाल लेंगे। कैसे आएंगे मोल्स एब्जॉर्ब? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो चेंज कितने का चेंज आ गया मोलैरिटी में? पॉइंट, पहले 0.1 था, फिर 0.09 हो गया, तो मोल्स एब्जॉर्ब्ड विल बी, moles adsorbed will be change in concentration into volume। कितना चेंज आया कंसंट्रेशन में, और वॉल्यूम कितना है? आधा लीटर। ठीक है, वेरी इजी। तो 0.01 इंटू 0.5, बता दो क्वेश्चन आ रहा है सबको, कितने मोल एड्सॉर्ब हुए? मास एड्सॉर्ब्ड, मास एड्सॉर्ब्ड मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60। ठीक है, 60 इज द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ से आ गया हमारा 0.3 ग्राम, 0.3 ग्राम मास एड्सॉर्ब हुआ। क्लियर है जो? तो x बाय एन विल बी इक्वल टू 0.3 एड्सॉर्ब हुआ, कितना डालने हुआ? 5 ग्राम। बस ऐसे निकालते हैं x बाय एन। समझ में आ गया सबको? दिस इज द वे टू कैलकुलेट x बाय एन। बहुत आसान है, खुद से होना चाहिए सब चीजें, है ना? मास एड्सॉर्ब निकाला, m से डिवाइड कर दिया। एक और ऐसा क्वेश्चन करो। अ,
सेम ऐसे ही करना है इसको भी, सोचो सब लोग, करो ट्राई एक बार।
पांच हो गया ये। बिल्कुल वैसे ही PV इक्वल टू एनआरटी से हम इसके मोल्स निकालेंगे, है ना। H2 के कितने मोल्स एड्सॉर्ब हुए हैं, मोल्स एड्सॉर्ब्ड, मोल्स कैसे आते हैं PV बाय RT से, तो चेंज इन प्रेशर V बाय RT, ठीक है। और 1 में से 0.9 चेंज इन प्रेशर कितना है 0.1 ATM। क्लियर है बच्चों। डेटा भी ऐसा है 22.4 लीटर पे 1 ATM मतलब 1 मोल होता है, अगर आपको पता है ना, तो सीधे सीधे मोल्स एड्सॉर्ब 0.1 ही आ जाएगा। समझ आ रहा है, तो थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएं तो ये मोल्स एड्सॉर्ब 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ H2 एड्सॉर्ब्ड, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको। हमें सिर्फ ये निकालना है कितना मास एड्सॉर्ब किया चारकोल में, कहाँ से आया चेंज इन प्रेशर से, ऊपर कहाँ से आया था चेंज इन कंसंट्रेशन से। क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ रही बात। 0.2 ग्राम H2 एड्सॉर्ब किया है चारकोल में, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। बस x बाय m आ गया हमारा 0.2/5 ग्राम, आंसर सिंपल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आपको बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में ही मिलेंगे, स्कूल में आपको वही सब चुंडिश एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म क्या होता है ना, फिजिक्स ऑप्शन केमिक्स ऑप्शन के बीच में थ्योरेटिकल डिफरेंस, पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अच्छे से इस चैप्टर में रट डालने हैं, घोल घोट के पी जाने। क्लियर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये एड्सॉर्प्शन वाला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है यहाँ पे कॉलॉइडल सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन को हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉलॉइडल सॉल्यूशन में। कॉलॉइडल में पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। तो एक तो होता है बच्चों ट्रू सॉल्यूशन, है ना, जो हमने लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था उसमें ट्रू सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स बहुत अच्छे से घुल जाते हैं, घुलने के बाद उनका साइज बहुत छोटा हो जाता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। एक होता है सस्पेंशन, है ना, ट्रू सॉल्यूशन पानी में हमने नमक घोल दिया, NaCl डिसॉल्व कर दिया, दिखेगा ही नहीं, अच्छे से घुल जाएगा। सस्पेंशन होता है पानी में हमने रेता सैंड मिक्स किया, सस्पेंशन, वहां पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा रहता है, 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। कॉलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें बच्चों पार्टिकल का साइज इंटरमीडिएट होता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ठीक है, 1000 नैनोमीटर से छोटा और 1 नैनोमीटर से बड़ा, इस रेंज में जब पार्टिकल का साइज होता है तो हम उसको कॉलॉइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में डाल देते हैं। समझ में आ रही बात सबको, ठीक है तो एक तरह से सॉल्यूशन ही, वही घोलना है। ठीक है, तो कोई चीज हम घोल रहे हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट, जैसे पहले घोलते थे सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स करते थे सॉल्यूशन बनता था, अब हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो अब हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नई टर्म्स आ गई, सॉल्यूट, जो वहां पे सॉल्यूट होता था उसको यहाँ पे बोलते हैं जो डिस्पर्स्ड फेज, नई टर्म आ गई DP, जो कम अमाउंट में होता है ना। सॉल्यूट उसी को बोलते थे जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टाइलिश टर्म आ गया, नया टर्म आ गया, डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट के लिए। और सॉल्वेंट को यहाँ पे अलग नया नाम दिया, डिस्पर्शन मीडियम। क्या नाम दिया, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। ये रहेगा सबको याद, जैसे अभी हमने पढ़ा था ऊपर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट,
एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट, नई नई टर्म्स आ रही हैं जो आपको याद रखनी है ना, स्कूल वगैरह में एग्जाम में सब में इसी से पूछेंगे डीपी क्या है, डीएम क्या है, ठीक है। तो वो जो कम अमाउंट में, ये जो पार्टिकल्स हैं जिसके, ठीक है, सुना रहा है, वो डीपी है। और जो ज्यादा अमाउंट में जो सॉल्वेंट है वो डिस्पर्शन मीडियम। क्लियर है, समझ में आ गई बात सबको, ठीक है, डीपीडीएम। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में एक तो आपको पार्टिकल साइज का रेंज पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट रेंज होती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। दूसरा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है कोलोइडल सॉल्यूशन? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन होता था होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो पॉइंट्स मिला के आपकी डेफिनेशन बनती है कोलोइडल सॉल्यूशन की। Colloidal solution, it is a heterogeneous mixture in which बात समझ रहे हो, ठीक है, it is a heterogeneous mixture in which particle size is of intermediate range (1 nanometer to 1000 nanometer। दो चीजों से हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जो तो कोलोइडल सॉल्यूशन, हम लोग बहुत सारे कोलोइडल सॉल्यूशन अपनी लाइफ में देखते हैं। मिल्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना, हम पढ़ेंगे। मिल्क भी एक कोलोइडल का एग्जाम्पल है। पेंट्स, बटर, क्रीम, सब, बटर, क्रीम, पेंट्स, सबके सब एग्जाम्पल है कोलोइडल सॉल्यूशन का। ये जो फॉग होता है, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, सब कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। बात समझ रही हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कोलोइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। दो तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम का फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। बहुत गंदी सी टेबल है, आपको याद करनी पड़ेगी। याद क्या मतलब, थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी आप रख सकते हो याद, ठीक है। टोटल 8 केसेस बनते हैं बच्चों, है ना, सारे सॉलिड लिक्विड गैस मिला के केसेस बनाने हैं आपको। डिस्पर्स फेज सॉलिड भी हो सकता है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, डिस्पर्स फेज सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड गैस, सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। 3 है सॉलिड लिक्विड गैस, तो 9 होनी चाहिए थी, एक नहीं होता बस, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो 9 पॉसिबिलिटीज बनती, सॉरी 8 पॉसिबिलिटीज हैं जिनसे हम इतने टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन बनते हैं। एनसीईआरटी में टेबल है बच्चों कि अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड हो, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड हो, ठीक है, डिस्पर्स फेज सॉलिड हो, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो, ये सॉलिड हो, ये गैस हो, फिर
लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, कौन से 8 बनते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। तो सॉलिड का लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस के साथ, लिक्विड का सॉलिड लिक्विड गैस के साथ, फिर गैस का सॉलिड और लिक्विड के साथ, क्योंकि गैस गैस हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। गैस गैस का मिक्सचर हमेशा क्या होता है बच्चों, होमोजीनियस। तो वो कॉलोइडल की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो कॉलोइडल की कैटेगरी में नहीं आएगा। बात समझ आ रही है सबको? तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्लियर है? पढ़ रहे हैं सब, सो तो नहीं गए है ना? थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन याद करना है बच्चों, क्या करें ना। Yes, sir. हाँ, लिक्विड लिक्विड के हम मिक्सचर को बच्चों इमल्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमल्शन। और इसी का एग्जाम्पल है मिल्क, अलग से भी पढ़ेंगे हम। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड लिक्विड, है ना। तो हम बच्चों इनका अपीयरेंस देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे आइडिया लगाओगे आप? मिल्क में क्या होता है, दोनों चीजें लिक्विड है, फैट भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड है सब कुछ। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। हमारा जो ये फॉग वगैरह होता है, फॉग में क्या होता है, हवा में, है ना, हवा में क्या होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, उसी को तो फॉग बोलते हैं ना भाई। फॉग मिस्ट क्या होता है, हवा में लिक्विड के पार्टिकल्स। तो क्या बोलोगे आप, ज्यादा अमाउंट में क्या है, हवा है, गैस वहां पे डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा। ज्यादा मतलब मीडियम। समझ आ रहा है बच्चों लॉजिक? ठीक। और पार्टिकल्स लिक्विड के हैं, तो लिक्विड गैस वाला एग्जांपल किसका हो जाएगा, वो फॉग मिस्ट वाला हो जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक, ऐसे सोचना है। ठीक है, सबसे जो कॉमन है, जो सबसे ज्यादा कॉमन हम आगे यूज करेंगे, वो वही है जो हमारा सॉल्यूशन में था, सॉलिड लिक्विड, है ना। सॉल्यूट सॉलिड और लिक्विड हमारा डिस्पर्शन मीडियम, इसको सोल, वहां पर सॉल्यूशन बोलते थे, यहाँ पे स्टाइल मारने के लिए सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोल। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है। सॉलिड लिक्विड जो वहां पर था, पानी में हमने सॉल्यूट सॉलिड ऐड किया, वही चीज यहाँ पर भी कॉमन होगी, सबसे ज्यादा सोल बोलते हैं इसको। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो इस तरह का टेबल है कुछ, मतलब टेबल तो पूरा मुझे भी नहीं याद है, लेकिन धीरे धीरे हम इसको थोड़ा सा समझ के आप इसको सोच सकते हो कि क्वेश्चन कैसे करना है। मेन है हमें कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, जैसे अ, जैसे झाग है, फ्रोथ, फ्रोथ है, झाग है, क्या है झाग में, कोई बताएगा? ज्यादा क्या है, कम क्या है, किस कैटेगरी में आएगा फ्रोथ? फ्रोथ में बच्चों गैस फंसी हुई है लिक्विड के बीच में, इतना सा सोचना है हमने, है ना। फ्रोथ में, झाग में क्या होता है, बबल्स बनते हैं झाग में, है ना, बीच में गैस फंसी हुई है, गैस के पार्टिकल्स फंसे हुए हैं लिक्विड के बीच में। तो लिक्विड वहां पे ज्यादा है, सॉरी, लिक्विड वहां पे डीएम हो गया और गैस वहां पे बीच में फंसी हुई है कम अमाउंट में। समझ आ रहा है बच्चों लॉजिक? ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरह का लॉजिक यहाँ पे हमें लगाना है। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कैसा ये इसमें मेंस के पेपर में जो आया था। जैसे ये टेबल मैच करना है आपको, मेंस के पेपर का क्वेश्चन है, टेबल मैच करना है। इमल्शन तो बता ही दिया मैंने आपको, मिल्क इज एन इमल्शन। ये फोम, फोम मतलब वही झाग, फोम का एग्जांपल क्या हो जाएगा, फ्रोथ। जेल का एग्जांपल, जेल का एग्जांपल हो जाएगा जेलीज, जेलीज और जेल। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, जेली और जेल में, ठीक है, क्या होगा, किसका एग्जांपल बोलोगे आप, किसमें क्या चीज मिली हुई है, सोच सकते हैं कोई? जेली और जेल में, जेली अपीयरेंस होती है उसकी सॉलिड जैसी, है ना, और उसमें थोड़ा लिक्विड लिक्विड फॉर्म भी रहता है।
ये तो सॉलिड लिक्विड तो है ही, है ना। कौन ज्यादा है कौन कम है ये सोचना है बस आपको। अगर लिक्विड ज्यादा होता तो वो पिघल रहा होता ना, बह रहा होता ना, बह तो नहीं रहा वो, तो मतलब सॉलिड ज्यादा है लिक्विड कम है, ऐसे सोचना है। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रही बात सबको? ठीक है। स्मोक इज एन एरोसोल। एरोसोल होता है जब हवा में लिक्विड के पार्टिकल्स, है ना, जो हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, है ना, मच्छर वगैरह मारने के लिए स्प्रे करते हैं, उस स्प्रे में क्या होती है, हवा ज्यादा होती है, लिक्विड कम होता है, तो एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एरोसोल। ठीक। तो सोल में बच्चों लिक्विड होगा ही होगा, सॉलिड सोल, नॉर्मल सोल, एरोसोल, तीन तीन तरह के नाम होते हैं। सॉलिड सोल, एरोसोल और कौन सा सोल? नॉर्मल सोल। एरोसोल, सॉलिड सोल और नॉर्मल सोल, सब में लिक्विड तो होगा ही होगा। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन हाँ मतलब याद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टेबल को देखना पड़ेगा उस टेबल एनसीईआरटी से। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रही सबको बात? तो सॉलिड को बोलते हैं बच्चों सॉलिड सोल, सॉलिड लिक्विड को सोल, मतलब हाँ पहले में ही आ गए तो सॉलिड। अच्छा, एरोसोल दो टाइप के इन्होंने दे रखे हैं, हालांकि थोड़ा गलत दे रखा है इसमें। ओके, तो सॉलिड सोल, लिक्विड सॉलिड इज जेल, है ना, जैसे भी मैंने आपको बताया, लिक्विड सॉलिड इज जेल। ज्यादा क्या है वहां पे? सॉलिड। अगर लिक्विड ज्यादा होता तो वो बह रहा होता, तो लिक्विड सॉलिड के मिक्सचर को बोलते हैं जेल। एग्जाम्पल क्या है इसका? चीज, जेलीज। सोच पा रहे हो सब? बह तो नहीं रहा ना वो चीज, फ्लोट तो कर नहीं रहा है, फ्लोट नहीं कर रहा है तो मतलब लिक्विड उसमें कम है ना, सॉलिड ज्यादा है। क्लियर? लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया बच्चों मिल्क, मल्शन, है ना, बटर। लिक्विड गैस को बोलते हैं एरोसोल, जैसा भी मैंने आपको बताया, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो स्प्रे करते हैं, हवा ज्यादा होती है, लिक्विड उसमें थोड़े थोड़े लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, एरोसोल। उसी के एग्जाम्पल फॉग, मॉइस्ट क्लाउड, ये सब इसी चीज के एग्जाम्पल हैं। इंसेक्टिसाइड स्प्रे, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसके मिलेंगे आपको, एरोसोल। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? गैस इन लिक्विड, फोम। फोम अभी आपको बताया था, फोम भी आप सोच सकते हो, ये सब तो आप नॉर्मली सोच सकते हो। फोम, झाग, कैसे बन रहा है? गैस फंसी हुई है लिक्विड के बीच में। इसका एग्जांपल फ्रोथ, विप्ड क्रीम। विप्ड क्रीम समझते हो सब लोग, है ना? गैस इन सॉलिड, सॉलिड सोल, अच्छा इसको भी सॉलिड सोल बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, दो तीन नाम कॉमन आ जाते हैं, तो ये सब आपको दो तीन नाम जो है वो ध्यान रखने हैं। क्लियर एवरीवन? गैस इन सॉलिड, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फोम रबर। फोम रबर, फोम वाली रबर जो दबाने पे दब जाती है, बाहर से सॉलिड लग रही है लेकिन दबाने में दब रही है, मतलब अंदर गैस फंसी हुई। बात समझ रही? एग्जांपल फोम रबर। इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन आ जाते हैं, आए हुए हैं। सॉलिड गैस इज
इसको भी एरोसोल बोलते हैं, लेकिन इसके एग्जांपल सॉलिड गैस, स्मोक, धुआं, डस्ट, हवा में डस्ट पार्टिकल्स तैर रहे हैं, किसका एग्जांपल है वो? सॉलिड इन गैस, सॉलिड के पार्टिकल्स हवा में तैर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको? तो ये है पहला क्लासिफिकेशन, ये सब गंदी चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है। सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ second है classification on the basis of DP, type of DP particles। इसका मतलब क्या भी समझना आप लोग। एक होते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर। तो होता क्या बच्चों? गोल्ड सोल, सल्फर सोल। सोल का मतलब क्या है? सॉलिड तैर रहा है पानी में, मैंने पानी में गोल्ड के पार्टिकल्स तैर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको? गोल्ड सोल। सल्फर, सल्फर के पार्टिकल्स तैर रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको? सल्फर सोल। तो सॉलिड इन लिक्विड, वही जो मैं आपको बता रहा था कि है ना, ये सबसे कॉमन एग्जांपल रहेगा। ये सब जो बच्चों इनऑर्गेनिक वाले हैं, ये कैसे कॉलोइडल बने? सल्फर का एटम तो बहुत छोटा होगा, गोल्ड का एटम तो बहुत छोटा होगा, तो बहुत सारे एटम्स मिलके एक एग्रीगेट बनाते हैं, इकट्ठे होके एक छोटा सा टुकड़ा, चंक जैसा बनाते हैं, जो कॉलोइडल रेंज में आ जाता है। किस रेंज में आ जाता है? कॉलोइडल रेंज में। समझ में आ रही बात? अकेला गोल्ड एटम तो उस रेंज का हो नहीं सकता, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके जब कॉलोइडल रेंज में आते हैं, समझ में आ रही मेरी बात सबको? ठीक है, उसको बोलते हैं बच्चों मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। क्या बोलते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। अंडरस्टूड? आसान है। मैक्रो मॉलिक्यूलर का एग्जांपल देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैक्रो मॉलिक्यूलर वो होते हैं जो अकेला मॉलिक्यूल अकेले ही बहुत बड़े होते हैं रेंज में, और वो उस रेंज में आ जाते हैं कॉलॉइडल रेंज में। वहां पे आ जाएंगे वो बायो वाले एग्जांपल्स, बायोमोलिक्यूल्स वाले। प्रोटीन, प्रोटीन जानते हो आप, पढ़ोगे आप। प्रोटीन इज अ पॉलीमर, बहुत बड़ा पॉलीमर होता है प्रोटीन। स्टार्च, गम, सेलुलोज, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। अकेले ही उनका साइज इतना बड़ा होगा कि वो कॉलॉइडल रेंज में आ जाएंगे। समझ में आ रही बात बच्चों सबको मेरी? ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं? अंडरस्टूड? ठीक है। व्हेन large number of atoms when large number of atoms or smaller molecules aggregate together, इकट्ठा होना, aggregate together to form species having size in colloidal range। समझ आ गया बच्चों सबको? मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब बहुत सारे मल्टी मॉलिक्यूल्स मिलके तब कॉलॉइडल रेंज में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सारे इनऑर्गेनिक वाले एग्जाम्पल्स होंगे, गोल्ड सोल, सल्फर सोल। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? केविन, समझ आ रही बात? थ्योरी है लेकिन याद रखना है। ठीक है, काइली, श्रेया, समझ आ रहा है? प्रिंस, समर्थ सो गए होंगे अब तक तो, है ना? शाश। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक। सर सुन रहे हैं। सुन रहे हैं? वेरी गुड। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूलर की कहानी समझ में आ गई? बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, खुद का साइज, एक मॉलिक्यूल का ही साइज काफी बड़ा होगा। ऐसे बायो में मिलते हैं, प्रोटीन्स, स्टार्च, गम, सेलुलोज, है ना? बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, हम बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे भी ये सब चीजें। ठीक है, when size of macromolecule
is large enough to be in the colloidal range. तो ये सब जो थ्योरी आपको ध्यान रखनी है. प्रोटीन्स, स्टार्च, है ना, सेलुलोज, ये कुछ है ना, नेचुरल भी है और कुछ मैन मेड. पॉलीथीन, पॉलीमर्स भी पढ़ना है आपने, गंदा सा चैप्टर एक और. पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, ये सब हम पॉलीमर्स में पढ़ेंगे. ये सब जो मैन मेड है, सिंथेटिक है. क्लियर है जो सबको समझ आ गया इतना? ठीक है. तीसरी कैटेगरी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स. थर्ड कैटेगरी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स बोलते हैं उसको. इसका एग्जांपल सोप होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है तीसरे वाला. इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है. तो बच्चों आपको क्या, ये चैप्टर ऐसा है कि इसको स्कोरिंग बोलते हैं. बहुत आसान से क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें थोड़ी सी चीजें बस इसमें मेहनत करनी है, याद रखनी है. ठीक है. तो आपको ये एक बार टेबल देखना आप लोग सब एनसीईआरटी में. ठीक है. सॉलिड लिक्विड आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या है. और मैंने जैसे बताया आपको लॉजिक लगा के कि भाई, है ना, मिल्क में क्या है, मिल्क तो बह रहा है मतलब लिक्विड ज्यादा है, लिक्विड है, तो दोनों चीजें लिक्विड है उसमें. तो खैर चीज जेलीज क्या है, रुकी हुई है, टिकी हुई है, मतलब उसमें सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम है. समझ में आ रही बात बच्चों? ऐसे सोच सकते हो आप. फोम, वो गद्दा गद्दा जो होता है, फोम रबर, दबा दिया उसको, दबा दिया तो दब भी जाता है, मतलब उसमें अंदर गैस फंसी हुई. क्लियर? इस तरह से. ठीक है. चलो ठीक है. तो ये एक बार रिवाइज मार लेना जो सब लोग, है ना. ओके, बाय एवरीवन.